डीएमवी पर लगने वाली लाइनों के अलावा हर कुछ आखिरकार खत्म हो ही जाता है, यहाँ तक कि पूरी की पूरी प्रजातियां भी। इनफैक्ट एक अनुमान की माने तो हमारे इस बड़े से नीले ग्रह पर अब तक विचरण करने वाले सभी जीवों में से 99% अब तक विलुप्त हो चुके हैं, यानी 500 करोड़ से ज्यादा प्रजातियां, मतलब कि बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं ऐसे अनगिनत जानवर जिन्हें हम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज पेश हैं विलुप्त हो चुके या विलुप्त समझे जाने वाले कुछ ऐसे जानवर जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। महासागरों के प्रागैतिहासिक जीवों में से कुछ और आखिरी तस्मानियाई टाइगर की बेशकीमती फुटेज तक मिली है विलुप्त हो चुके उन जानवरों से जिन्हें लोगों ने कैमरा में कैद कर लिया। क्वागा। क्वागा सुनने में भले ही 80 के दशक के किसी डांस हिट का नाम लगता हो, पर असल में ये जीव काफी अजीब हैं। क्वागा जेब्रा की एक खास उपप्रजाति थी जिसका अनूठा पैटर्न उसे आधा जेब्रा और आधे घोड़े जैसा लुक देता था। ये सुंदर प्राणी दक्षिण अफ्रीका में विचरण करते थे और यूरोप से आकर बसने वाले 1718 में उन्होंने पहली बार वर्गीकृत किया। उन लोगों ने उनके लगभग तुरंत बाद ही खाल और गोश्त के लिए क्वागा का शिकार करना शुरू कर दिया। वैसे मुझे ये सुनकर जरा भी अजीब नहीं लग रहा है ना, क्यों? उसके महज 100 साल के बाद 1883 में उन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया, जब एम्स्टर्डम के आर्टिस्ट मैजिस्ट्रा जू में रहने वाले आखिरी क्वागा की मौत हो गई। वैसे ये तस्वीर उस क्वागा की नहीं बल्कि 1870 के दशक में लंदन जू में रहने वाली एक दूसरी मादा की है। लंदन में रहने वाला ये क्वागा कैमरा में कैद किया जाने वाला अब तक का इकलौता क्वागा है, इसलिए हम लकी हैं इसकी ये छोटी सी झलक भी देख पा रहे हैं। जब क्वागा जीवित थे तो उनका व्यवहार अपने मैदानी कजन्स जेब्रा के जैसा ही मिलनसार हुआ करता था, पर जेब्रा के मुकाबले वो कहीं ज्यादा विनम्र थे, जो दुर्भाग्य से उन्हें एक आसान शिकार बनाता था। लेकिन क्वागा की कहानी अभी शायद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 1987 में क्वागा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई ताकि आधुनिक जेब्रा का वर्णात्मक प्रजनन कराकर क्वागा जैसी धारियों वाली संतानें पैदा की जा सकें। लगता है कि प्रोजेक्ट अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। जुरासिक पार्क की तरह उन्हें पूरी तरह क्लोन कर पाने की तकनीक दुर्भाग्य से फिलहाल मौजूद नहीं है, पर शायद इतनी बुरी बात भी नहीं है। कोवोल। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि आपने ईस्टर्न कोवोल के बारे में कभी ना सुना हो। मैंने तो निश्चित रूप से एक हफ्ते पहले तक नहीं सुना था, लेकिन इसकी एक वजह है। बिल्ली के साइज का ये धानी प्राणी 1963 में ही अपने प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1960 के दशक की एक जू गाइड बुक में छपी ये धुंधली सी तस्वीर इस जानवर की अब तक की ली गई अंतिम ज्ञात तस्वीर थी। पर यह विलुप्त कैसे हुआ? असल में 1800 के दशक में जब लोग बाहर से आकर ऑस्ट्रेलिया में बस रहे थे तो वो अपने साथ कई नई प्रजातियां लेकर के आए। इनमें से प्रमुख थी रेड फॉक्स, जिसे केवल शिकार करने के मजे के साथ साथ लाया गया था। लोमड़ियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनमें से कुछ बच निकली और यहाँ तक कि खूब फलने फूलने लगी। कोल के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो उनको खाकर ही फल फूल रही थी। इसके साथ ही बीमारी, जहर और उत्पीड़न के मिले जुले असर के कारण 1963 तक कोल आखिरकार पूरी तरह से समाप्त हो गए। पर क्या सचमुच ऐसा हुआ था? सौभाग्य से तस्मानिया नामक पड़ोसी द्वीप पर कोल की एक छोटी सी आबादी बच गई। इस वजह से आज हमारे पास इस प्यारे जानवर की उस पुरानी धुंधली तस्वीर के मुकाबले काफी साफ तस्वीरें मौजूद हैं। वाह! प्रजाति ऑस्ट्रेलियन मुख्य भूमि पर दोबारा बसाने के प्रयास में WWF और कई ऑस्ट्रेलियन चैरिटी संस्थाओं ने 2018 में काम शुरू कर दिया और 20 कैप्टिव ब्रेड क्वल्स को बुडेरी नेशनल पार्क में छोड़ दिया। उन पर ट्रेल कैम और ट्रैकर्स द्वारा नजर रखी जाती थी और पार्क में लोमड़ियों की आबादी को भी काबू में रखा जाता था। इसलिए उम्मीद की थी कि इन कोल्स का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, पर अफसोस की शुरुआती कामयाबी के बावजूद एक भी कोल जिंदा नहीं बचा और 2019 में जब 40 कोल्स का एक दूसरा ग्रुप लाया गया तो 2021 तक वो सारे भी खत्म हो गए। पर इन नाकामयाबियों ने आगे की कोशिकाओं पर फुल स्टॉप नहीं लगने दिया। मई 2023 में ऑसी आर्क नामक चैरिटी ने बैरिंगटन टॉप्स वन्यजीव अभयारण्य में 50 कोलों का एक नया बैच रिलीज किया। वो उम्मीद करते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा बैच कोल को फिर से पनपने का एक मौका जरूर देगा। शायद तीसरी बार जादू जैसा कुछ हो जाए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। ट्री लॉबस्टर। अगर आपको कीड़ों से डर लगता है तो आपको फौरन अपनी नजरें फेर लेनी चाहिए। मिलिए लॉर्ड होवे आइलैंड स्टिक इंसेक्ट से, जिसे ट्री लॉबस्टर भी कहा जाता है। जरा इस कीड़े का साइज तो देखो। 8 इंच की लंबाई तक पहुंचने में सक्षम ये कीड़ा मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के लॉर्ड होवे आइलैंड पर पाए जाते थे, जहां उनकी आबादी खूब फल फूल रही थी। इनफैक्ट ये शाकाहारी रात्रिचर इतनी ज्यादा तादाद में पाए जाते थे कि मछली पकड़ने को चारे की तरह लगातार इस्तेमाल किए जाने के बावजूद उनकी आबादी पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन साल 1918 के एक मनहूस दिन ने सब कुछ बदल के रख दिया। उस दिन एक ऑस्ट्रेलियन शिप SS मकाम्बो द्वीप के तट पर फंस गया।
और जहाज पर छिपे हुए काले चूहे तेजी से पूरे द्वीप पर फैल गए, जो एक बड़ी तबाही साबित हुई। ये चूहे कीड़ों को खूब खाते हैं, जिससे लॉबस्टर उनके लिए एक अनलिमिटेड बुफे जैसी दावत मिल गई, जो इस आक्रामक प्रजाति से खुद को बचाने में अक्षम थे। महज 2 साल में सारे लॉबस्टर खत्म हो गए और प्रजाति को विलुप्त मान लिया गया, और 40 से ज्यादा सालों तक इस मान्यता पर विवाद करने का कोई कारण नहीं था। फिर 1964 में पर्वतारोहियों के एक ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने पास स्थित बॉल्स पिरामिड पर इन कीड़ों के कुछ ताजे दिखने वाले शव देखे हैं। बॉल्स पिरामिड लॉर्ड होवे द्वीप से 13 मील दूर स्थित लंबे समय से शांत पड़े हुए एक ज्वालामुखी का अवशेष है। ग्रुप ने कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन जगह इतनी दुर्गम और सुदूर थी कि 2001 तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक डेविड प्रिडेल और निकोलस कार्लाइल इस इलाके की पड़ताल करने के इरादे से निकले और उन्हें एक झाड़ी में 24 स्टिक लॉबस्टर्स जिंदा और एकदम स्वस्थ हालत में मिले। वे समुद्र के बीच स्थित इस चोटी पर आखिर पहुंचे कैसे, ये एक रहस्य है, लेकिन अहम बात यह है कि वे विलुप्त नहीं हुए। 2 साल बाद शोधकर्ता वापस लौटे और एक नई आबादी बसाने के लिए 2 प्रजनन योग्य जोड़े एकत्रित किए। पहला जोड़ा एक प्राइवेट ब्रीडर को दिया गया और दूसरा मेलबर्न जू को, लेकिन पहला जोड़ा उसके तुरंत बाद मर गया, जिससे पूरी प्रजाति के भविष्य का बोझ दूसरे जोड़े पर आ गया। इसमें दबाव वाली कोई बात ही नहीं है ना? तो फिर उनका हुआ क्या? आज की बात करें तो मेलबर्न जू में 800 से ज्यादा वयस्क और 3500 से ज्यादा नवजात विचरण कर रहे हैं। साथ ही वे दुनिया की कई दूसरी जूलॉजिकल सोसाइटीज में इससे भी ज्यादा तादाद में रह रहे हैं। इसके अलावा लॉर्ड होवे द्वीप से हानिकारक चूहों का सफाया करके फ्री लॉबस्टर्स को उनके असली घर में फिर से बसाने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। इसके चलते 2 लाख से ज्यादा चूहे मारे जा चुके हैं और द्वीप की जैव विविधता फिर से पनप रही है। अब ये हुई ना कोई सचमुच लंबी दूरी की सोच, है ना? ओमुरा वेल। मैं समझ सकता हूँ कि लोग स्टिंग इंसेक्ट जैसी किसी प्रजाति के बारे में चूक सकते हैं, लेकिन वेल जैसी किसी बड़ी प्रजाति आखिर कैसे गुम हो सकती है? मैं बात कर रहा हूँ ओमुरा वेल की, एक ऐसी प्रजाति जिसकी खोज आधिकारिक तौर पर 2003 में हुई थी और उसके बाद से इसे विलुप्त मान लिया गया। दूसरी वेल्स के मुकाबले छोटे होने के बावजूद ओमुरा वेल लगभग 38 फीट की प्रभावशाली लंबाई तक पहुंच सकती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर रखे गए 2 जिराफ के बराबर। लेकिन उनकी जनसंख्या इतनी कम थी कि उनकी खोज के बाद के सालों में इक्का दुक्का बार ही इनको देखा गया, जैसे कि ताइवान के हुआलियन के तट पर वेल वॉचर्स द्वारा ली गई ये तस्वीरें। इसके अलावा ये भी संभव है कि इन्हें देखे जाने के ज्यादातर दावों में ब्राइट्स वेल रही होंगी, जो दिखती तो ओमुरा जैसी हैं पर तादाद में उनसे कहीं ज्यादा आम है। तो लगभग 1 दशक तक यही माना जाता रहा कि ओमुरा वेल इस दुनिया से खत्म हो चुकी हैं। लेकिन 2015 में समुद्री जीव विज्ञानी साल्वाटोर सेर्चियो और उनकी टीम ने एक बड़ी खास रिपोर्ट प्रकाशित की। वो पिछले 2 सालों से इन वेल्स की तलाश कर रहे थे और मेडागास्कर के तट पर उन्हें 25 वेल मिली, जिनकी तस्वीरें उन्होंने ली। अब दुनिया के पास पहली बार इस बात का पक्का सबूत था कि यह रहस्यमय जीव अभी भी जिंदा है, पर आज भी ये दुनिया की सबसे कम स्टडी की गई वेल प्रजातियों में से एक है। काश कि हम इस अनोखी वेल के बारे में थोड़ा और जान पाते। बैजी डॉल्फिन। डॉल्फिन्स मेरे पसंदीदा जानवरों में से एक हैं क्योंकि वो बहुत ही प्यारी होती हैं। इसलिए जब मैंने चीन की नेशनल डॉल्फिन बैजी के बारे में सुना तो एकदम दंग रह गया। परंपरागत रूप से नदी में रहने वाले इस डॉल्फिन को चीनियों द्वारा पूजा जाता था, जो इसे नदी की देवी के रूप में देखते थे और प्रजाति की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से काम करते थे। खारे पानी के आम डॉल्फिन के विपरीत मीठे पानी के इन रिश्तेदारों के पास एक बड़ी सी थूथन, कुबड़ी पीठ और दुर्भाग्य से बहुत ही कमजोर नजर होती है। 50 के दशक में यांगजी नदी में लगभग 6000 डॉल्फिन्स रहा करती थीं, लेकिन 2006 आते आते उन्हें कार्यात्मक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। मतलब कि प्रभावी रूप से प्रजनन कर पाने के लिए डॉल्फिन्स की पर्याप्त संख्या जीवित नहीं बची थी। 2002 में ली गई ये तस्वीर कंफर्म की गई अंतिम बैजी क्यूकी को दिखाती है, जो उसी साल मर भी गई थी। अफसोसजनक है। तो किसी जमाने में एकदम फलने फूलने वाली इस प्रजाति के साथ आखिर हुआ क्या था, ये समझने के लिए हमें वापस 1958 के दौर में जाना होगा। चेयरमैन माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के तहत समाज का तेजी से औद्योगिकीकरण शुरू कर दिया और इस आंदोलन के तहत उन्होंने बैजी की पूजा करने की प्रथा की निंदा की। ये औद्योगिकीकरण ठीक से नहीं किया गया, किसानों को दूसरे काम सौंप दिए गए और खाने पीने के सामान का वितरण खराब तरीके से किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर खाने की कमी फैल गई। इसलिए इतिहास के सबसे घातक अकाल से पीड़ित लोगों ने बैजी का जमकर शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं था। ज्यादातर लोग बैजी को उनके मांस के लिए मारते थे, वहीं कोई दूसरे लोग दस्ताने या बैग बनाने के लिए उनका शिकार करते थे। यहाँ तक कि अकाल कम होने के बावजूद बैजी को जरा भी राहत नहीं दी गई। चीन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जिससे
यांगजी से और ज़्यादा मछलियां पकड़ी जाने लगीं और लगातार कम होती डॉल्फिन्स अक्सर डायनामाइट जैसी मछली पकड़ने की अवैध तकनीकों के कारण अक्सर दुर्घटनावश होके मारी जाती थी। 1979 में चीनी सरकार ने इस प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित कर दिया और 2006 में इसे कार्यात्मक रूप से विलुप्त करार कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से बड़े अफसोस की बात है। न केवल वे देश में पूजी जाती थीं, बल्कि लिपोटिडे डॉल्फिन फैमिली की इकलौती जीवित प्रतिनिधि भी थी और उनके जाने के साथ ही 2 करोड़ सालों का एवोल्यूशन समाप्त हो गया। सो सैड। ये किस्सा सुनकर पूरा मन उदास हो गया है ना। तो अगर आपको अपना मूड थोड़ा ठीक करना है तो वो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी ताज़ा अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। कर दिया? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्पेक्टिकल्ड मगरमच्छ। यदि मैं स्पेक्टिकल्ड मगरमच्छ कहूँ तो आपका ख्याल फुर्ती से मगरमच्छों के इस ग्रुप की तरफ चला जाएगा जिन्हें चश्मों का शौक रखने के लिए जाना जाता है। आप गलत होंगे, क्योंकि ये नाम वास्तव में इन मगरमच्छों की आंखों के बीच स्थित विशिष्ट वृक्ष के कारण पड़ा। इसके कई प्रजातियों में रियो अपापोरिस कैमन सबसे ज्यादा रहस्यमय एवं मायावी था। असल में रियो अपापोरिस इतना ज्यादा दुर्लभ था कि हम इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ। हमें बस इतना पता है कि इसका थूथन पतला और लंबा था, रंग धब्बों के साथ पीला था और ये कोलंबिया में रहा करता था। जी हाँ, बस इतना ही। इस जानवर को पहली बार 1955 में खोजा गया था, लेकिन इसके बाद इसे शायद ही फिर कभी देखा गया, जब तक कि प्रजाति के अंतिम ज्ञात मगरमच्छ ने 1989 में एक चिड़ियाघर में दम तोड़ दिया। यानी पहली बार खोजे जाने के मात्र 34 साल के बाद रियो अपापोरिस हमेशा के लिए गायब हो गया। अगले 30 सालों तक इस मगरमच्छ की खाल से बाल तक कुछ भी नजर नहीं आया, जब तक कि एक नई उम्मीद सामने नहीं आई। फॉरेस्ट गैलेंटे नामक एक अमेरिकी संरक्षणवादी, गैलेंटे एक टेलीविजन पर्सनैलिटी है और एक एक्सटिंक्ट और अलाइव नामक शो भी करते हैं, जिसमें लंबे समय से गुप्त चले आ रहे जानवरों को खोजने की कोशिश की जाती है, यह जांचने के लिए कि क्या वो वाकई में विलुप्त हो चुके हैं। 2019 में शो ने रियो अपापोरिस को टारगेट पर लिया और गैलेंटे प्रजाति का एक जीवित नमूना पकड़ने के प्रयास के लिए पहुंच गए कोलंबिया के घने जंगलों में। लेकिन ये विचार असंभव सा लगने के बावजूद उन्होंने सचमुच इसे कर दिखाया। गैलेंटे को इस तथाकथित रूप से विलुप्त जानवर को पकड़ते हुए फिल्माया गया और वैज्ञानिक समुदाय ने बड़ी खुशियां मनाई। पर क्या सचमुच? पता चला कि गैलेट से कई महीनों पहले कोलंबियन साइंटिस्ट सर्जियो बालगुएरा रीना भी ऐसे ही एक मिशन पर निकले थे और एक एकेडमिक जर्नल में प्रजाति के 105 मगरमच्छों को रिकॉर्ड किया गया था। इतना नहीं, गैलेंटे को भी ये मगरमच्छ ढूंढने के लिए जरूरी जानकारी खुद उन्होंने दी थी। इसके बावजूद गैलेंटे के शो में सर्जियो को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। प्रजाति को फिर से खोज निकालने का सारा श्रेय खुद होस्ट ने ले लिया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करने के कारण पूरा गैलेंट पूरी तरह दोषी है, पर यह हरकत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। समुद्री राक्षस। जनवरी 2023 में अटलांटिक महासागर में स्थित अस्टेक आइलैंड नाम की भूपट्टी पर नेचुरलिस्ट और फोटोग्राफर एलन स्कलर ने एक ऐसी खोज की जिसने उन्हें चौंका दिया। एलन वर्जीनिया और मैरीलैंड के बीच स्थित इस छोटे से द्वीप पर अक्सर टहलने आते थे ताकि वे तट पर बहकर आने वाली दिलचस्प चीजें देख सकें। लेकिन उस खास दिन उन्होंने रेत पर किसी प्रागैतिहासिक राक्षस जैसे लगने वाला कोई जीव देखा। जी हाँ, विशाल बख्तरबंद जीव जो आधा जीवाश्म लग रहा था, तट पर भयानक रूप से पड़ा हुआ था। यह आखिर है क्या चीज? किसी तरह का कोई प्राचीन राक्षस जो डायनासोर के जमाने में शायद किसी तरह बच गया हो। एलन ने उस दिन जो देखा वो असल में एक अटलांटिक स्टर्जन थी, एक विशालकाय मछली जो 15 फीट तक पहुंच सकती है, यानी वॉक्सवैगन बीटल से भी लंबी। ये मेगा मछली लगभग 20 करोड़ साल पहले जुरासिक काल से काफी हद तक अपरिवर्तित रही है, लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो जल्द ही वो अपने डायनो दोस्तों के पास पहुंच जाएगी। स्टर्जन प्रजातियां तेजी से गायब हो रही हैं क्योंकि मांस और कैवियार के लिए उनका जमकर शिकार किया जाता है। इनफैक्ट स्टर्जन पृथ्वी की सबसे लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। सोचकर कितना दुख होता है कि इस सामूहिक विलुप्ति से बचकर निकल जाने वाली एक प्राचीन प्रजाति हम इंसानों के चलते दम तोड़ सकती है। हाँ, शुक्र है कि WWF और अन्य संरक्षण चैरिटीज हमारे इस प्रागैतिहासिक दोस्त को बचाने के लिए इसके प्राकृतिक आवास के जीर्णोद्धार और अवैध शिकार पर प्रतिबंध का सहारा ले रही हैं। तो उम्मीद है कि ये बड़ा सा प्राणी विलुप्ति की कगार से जल्द ही लौट आएगा। पिनोशियो लेजर्ड। 1953 में कुछ खोजकर्ता इक्वाडोर के जंगलों में ट्रैफिकिंग कर रहे थे जब उन्हें एक बड़ी अजीब सी छिपकली नजर आई। बाद में इसे हॉर्न एनोल या पिनोशियो लेजर्ड के नाम से जाना जाने लगा। इसके झूठ बोलने के शौक के कारण नहीं, बल्कि बड़ी सी नाक के कारण इस अजीबोगरीब जीव को रिकॉर्ड किए गए इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। तो इसकी खोज बहुत ही रोमांचक थी।
लेकिन उसके बाद के 13 सालों में ऐसी केवल 5 और छिपकलियां पाई गईं। फिर 60 के दशक के बाद वो पूरी तरह से गायब हो गईं। इन जिज्ञासु सरीसृपों की मात्र एक झलक पाने की उम्मीद में वैज्ञानिक दशकों तक इक्वाडोर के जंगलों को छानते रहे। फिर थक हार कर इस अनोखी प्रजाति को विलुप्त मान लिया। लेकिन सिर्फ 2005 तक जब कुछ लकी बर्ड वॉचर्स के एक ग्रुप ने इस नन्हे जीव को ठीक उसी जगह सड़क पार करते हुए देखा जहां ये पहली बार पाया गया था, यानी हॉर्न एनोल अब भी जिंदा थे, भले ही वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ रहे हों। ये फोटो इंटरनेट पर खूब वायरल हुई और आखिरकार 2009 में एनोल विशेषज्ञ स्टीव पो का ध्यान इस पर गया, जिन्होंने और भी एनोल खोजने के लिए इक्वाडोर के जंगलों में एक अभियान का नेतृत्व किया था, जो बहुत ही सफल रहा। पो को यह रहस्यमय जीव बड़ी संख्या में मिले। उन्होंने गौर किया कि वो बहुत ही धीरे चलते हैं और ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते हैं, जहां वो बेहतरीन कैमोफ्लाज के कारण आसानी से नजर भी नहीं आते। शायद तभी वो इतने लंबे समय तक दुनिया की नजरों से छिपे रहे, और ये वजह। दूसरा, उनकी बेहद कम तादाद के कारण हम उनके बारे में कम जानते हैं। हम जानते हैं कि केवल नरों की नाक लंबी होती है, जो वास्तव में एक सूंड होती है, और कई लोग मानते हैं कि वो मादा को आकर्षित करने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन मैं तो ये मानना चाहता हूँ कि नर अपनी नाक से आपस में तलवारबाजी करते हैं, पर अफसोस कि उनकी नाक बड़ी लचीली होती है। वे इसे हिला भी सकते हैं ताकि किसी स्वादिष्ट कीड़े को चट करते वक्त नाक बीच में ना आ जाए, पर अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर वो झूठ बोलते हैं तो फिर आगे क्या होगा। टॉमस्टोन थंडरबर्ड। और अब समय आ गया है कुछ अलग देखने का। मैं आपको ओल्ड वेस्ट के बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ। कहानी शुरू होती है टॉमस्टोन एरिजोना से। 1879 में एक खोजकर्ता द्वारा स्थापित किए गए इस शहर का शुरुआती दौर अराजकता से ग्रसित था, लेकिन 1890 में कुछ ऐसा हुआ जो सालों की गोलाबारी से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज था। लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा कि शहर के ठीक बाहर 1650 फीट के पंख वाले एक विशालकाय जानवर को मार गिराया गया था। टॉमस्टोन थंडरबर्ड नामक राक्षस कथित तौर पर बिना बालों का था, जिसके पंख चमगादड़ जैसे थे और मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था। इसे आसमान से मार गिराने के बाद लोग शव को शहर में खींच लाए और सब उसको देख सकें, इसलिए चौराहे पर लटका दिया गया। कम से कम कहानी तो ऐसे ही कहती है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब महज बकवास है, लेकिन अगर मैं आपको इस जानवर की फोटो दिखाऊं तो ये आखिर है क्या? जी हाँ, ये इकलौती ऐसी तस्वीर नहीं है जो उसे पंख वाले राक्षस को दिखाने का दावा करती है। पिछले सालों में कई तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आई हैं, तो फिर संभवतः ये चीज क्या हो सकती है? मुझसे पूछा जाए तो ये एक हीरोसॉर जैसा दिखाई देता है, पंख वाला वो बड़ा सा डायनासोर जो 66 मिलियन साल पहले विलुप्त हो चुका है। लेकिन ये सच तो नहीं हो सकता, और अफसोस कि आपका सोचना सही है। तो फिर वो तस्वीर, बता दूं कि सारी की सारी नकली हैं। टॉमस्टोन के उस अखबार में एक विशालकाय पक्षी के बारे में आर्टिकल तो छपा था, लेकिन तस्वीरें वास्तव में एक टीवी शो की हैं जो कि 2000 में फ्री क्लिक्स नाम से दिखाया जाता था। इस शो में थंडरबर्ड की किंवदंती पर एक एपिसोड दिखाया गया था, जिसके लिए पक्षी के नकली ढांचे बनाए गए थे। तब से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन रखने वाले इन तस्वीरों को इंटरनेट पर फैलाते रहे, लेकिन ये भ्रामक सूचना फैलाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही सोचकर खुश हूं कि टीरोसॉरस आज से काफी साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर जो एक शानदार सुपर हीरो के साथ साथ एक शानदार जानवर भी है, पर क्या आप जानते हैं कि ये बड़ी बिल्लियों की कोई अलग प्रजाति नहीं, बल्कि आम तेंदुए की ही एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ किस्म है। जी हाँ, उनमें मेलानिन वर्णक बहुत ज्यादा होता है, जो उनके रंग को गहरा काला बनाता है। पर अफसोस की यही खूबी उन्हें शिकारियों के लिए भी बड़ा आकर्षक बनाती है। खाल के लिए शिकार किए जाने और जंगलों की कटाई के कारण अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकाले जाने के कारण अफ्रीकी काला तेंदुआ 100 से ज्यादा वर्षों तक ज्यादातर लापता रहा। इनफैक्ट पुष्ट किए गए आखिरी नमूने की तस्वीर 1909 में ली गई, जो कि दुखद रूप से समय के साथ कहीं खो गई है। इस गंभीर स्थिति ने कई लोगों को ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या अफ्रीकी काले तेंदुए हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। ये पता लगाने की कोशिश में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बिल बराड लुक्स 2018 में केन्या के एक अभियान पर निकले, ताकि किसी काले तेंदुए को क्लिक किया जा सके। इस राजसी जीव को देखने के लिए विल ने कैमरा ट्रैप लगाए और इंतजार किया। पहले तो उनको कुछ भी नहीं मिला, दूसरी रात कुछ नहीं मिला, फिर कई रातों के बाद उनका दिल एकदम से उछल पड़ा, मिल गया काला तेंदुआ। कॉपीराइट वगैरह के कारण उन तस्वीरों को मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, पर वे लगभग ऐसी ही दिख रही थी। उन्होंने तेंदुए को आगे कई दिनों तक ट्रैक किया और सैन डिएगो जू के शोधकर्ताओं की मदद से कैप्चर की गई इस अद्भुत फुटेज समेत कई और कमाल की तस्वीरें खींची, और उनका काम पूरा हो गया। 100 सालों तक इन तेंदुओं के अस्तित्व का कोई सबूत न होने के बावजूद विल ने उनको ढूंढ निकाला और साबित कर दिया कि यह जानवर अभी भी जीवित है और एकदम स्वस्थ भी है। डायनो चूहा। मेसोजोइक युग यानी डायनासोर्स के जमाने में स्तनधारी जीव
क्रम में बहुत ही नीचे हुआ करते थे। दुनिया पर विशालकाय छिपकलियों का राज था और हमारे पूर्वज ज्यादातर छोटे भूमिगत जीव हुआ करते थे जो उनके सामने आने से बचते थे। क्यूबन सोलोनोडॉन नामक प्राणी उस दौर का एक विचित्र अवशेष है। हाल ही में विलुप्त माना जाने वाला सोलोनोडॉन असल में आज से लगभग 76 मिलियन वर्ष पहले पाई जाने वाली कीट पक्षियों की एक प्राचीन प्रजाति का अंतिम जीवित सदस्य है। एक लंबी थूथन, तेज दांत और जहरीली बाइट के साथ ये निश्चित रूप से लगता है मानो किसी जुरासिक पार्क मूवी से निकला हो। हम इंसानों को इस नन्हे प्राणी के बारे में पहली बार 1861 में पता चला जब जर्मन नेचुरलिस्ट विल्हेम पीटर्स को क्यूबा के जंगलों में उनकी एक छोटी सी तादाद मिली। अगले 29 सालों में इस प्राणी के 3600 नमूने पाए गए, लेकिन 1890 के बाद कुछ भी नहीं हुआ। एक ही नहीं, 1970 तक कई लोग इस निष्कर्ष तक पहुंच चुके थे कि क्यूबन सोलोनोडॉन भी डायनासोर्स के साथ उस महान स्वर्गीय संग्रहालय में शामिल हो गया है। लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों तक 1974 में साइंटिस्ट को अलेक्जेंडर हम्बोल्ट नेशनल पार्क में फिर से सोलोनोडॉन नामक एक नमूना मिला। इस चमत्कारी खोज ने और भी लोगों को इस रहस्यमयी स्तनपाई की तलाश में पार्क को खंगालने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन ये काम जरा भी आसान साबित नहीं हुआ। 2016 तक कुल 11 सोलोनोडॉन खोजे जा सके थे, जिनमें से सिर्फ कुछ की ही तस्वीरें ली गई थी। असल में उनकी आबादी बहुत ही कम होने के साथ साथ वो बिल बनाकर रहते थे और कभी कभार ही जमीन से बाहर निकलते हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन महज 11? चलो, कम से कम वो अपनी खुद की एक फुटबॉल टीम तो बना ही सकते हैं। जीता जागता जीवाश्म। हम सभी का एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो महीनों तक गायब रहता है, फिर अचानक से हाजिर हो जाता है और फिर ऐसे बिहेव करता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। और 1900 के दशक में जीव वैज्ञानिकों को इसका सबसे चरम उदाहरण देखने को मिला। आज से लगभग 42 करोड़ साल पहले डेवोनियन काल के महासागरों में कोलेकैंथ का उदय हुआ था। ये प्राचीन मछली कवच जैसी खाल से ढकी हुई थी और इसके 8 पंख थे जो हमारे हाथ पैर की चले चलते थे। कोलेकैंथ करोड़ों साल तक फलते फूलते रहे, लेकिन फिर करीब 6.6 करोड़ साल पहले क्रस्टेशियस काल के अंत में जीवाश्म रिकॉर्ड से अचानक गायब हो गए। जैसा कि आप जानते होंगे, उस दौरान एक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे होने वाली सामूहिक विलुप्ति ने पृथ्वी पर मौजूद जीवन का 60% से भी ज्यादा हिस्सा मिटा दिया। और ये मानना पूरी तरह से लॉजिकल था कि कोलेकैंथ प्रजाति भी उनमें से ही एक रही होगी। कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिकों को तब कितनी हैरत हुई होगी। ये प्रजाति फिर से देखने को मिली। जी हाँ, 1938 में दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन म्यूजियम की क्यूरेटर मार्जरी कोर्टने लेटिमर को एक विचित्र सी मछली के बारे में बताया गया जो जाल में फंस गई थी। वो उस मछली को देखने गई और तुरंत समझ गई कि ये कुछ खास है, पर ये कोलेकैंथ तो नहीं हो सकती, या हो सकती है। मछलियों के एक स्थानीय विशेषज्ञ से संपर्क करने पर वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उनका शक सही निकला, ये कोलेकैंथ ही थी। वैज्ञानिक समुदाय ने भी पलटी मारते हुए प्रजाति की गहन तलाश करनी शुरू कर दी। उनको सफलता मिल गई। तब से हम इन प्राचीन समुद्री निवासियों को कई बार देख चुके हैं, जिससे हमें कुछ बड़े कमाल की तस्वीरें मिली हैं। वे आज भी बड़ी दुर्लभ हैं और ज्वालामुखी वाले गहरे इलाकों में रहती हैं, पर कम से कम जिंदा तो हैं। लेकिन अगर कोलेकैंथ 66 मिलियन साल पहले जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गया था, तो इतने लंबे समय बाद फिर से कैसे प्रकट हुआ? इसके बारे में आपका अनुमान मेरे जितना सही है। यह भी पूरी तरह संभव है कि बाद के युगों के कोलेकैंथ जीवाश्म मौजूद हों, पर अभी तक हम उनको ढूंढ ना पाए हों। यह भी संभव है कि समंदर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कोलेकैंथ की परिस्थितियों में काफी फर्क रहा हो, जिनमें से कुछ के अस्तित्व के सबूत ही मिटा दिए गए हों। ऑफकोर्स एक ऐसी संभावना यह भी है कि लाखों साल पहले एलियंस इन मछलियों को उठाकर ले गए हों, फिर मजाक के इरादे से उन्हें 1900 के दशक में वापस छोड़ गए हों। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे भाई। तस्मेनियन टाइगर। अब तक हमने जितने भी जानवर देखे हैं, उनमें से किसी की भी कहानी थाइलासीन या तस्मेनियन टाइगर जितनी सैड नहीं है। नाम के बावजूद ये सुंदर प्राणी वास्तव में कोई बाघ नहीं बल्कि एक मार्सुपियल था, ऐसे स्तनधारी जिनके पास बच्चों के लिए एक बाहरी थैली होती है। इनफैक्ट तस्मेनियन टाइगर बड़ी बिल्लियों की तुलना में डनाट और कोल के ज्यादा करीबी रिश्तेदार थे। ये विचित्र प्राणी लगभग 3500 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से विलुप्त हो गए थे, लेकिन तस्मानिया द्वीप पर उनकी एक छोटी सी आबादी बची रही। 1803 में जब यूरोपियन लोग पहली बार तस्मानिया पहुंचे तो उनमें से करीब 5000 ही बचे थे। थैलासीन मांसाहारी प्राणी थे जो ज्यादातर अन्य मार्सुपियल जीवों, छोटे पक्षियों और चूहे वगैरह का शिकार करते थे, जिन्हें दबोचने के लिए वो अपना जबड़ा 80 डिग्री तक खोल देते थे, जो देखने में बहुत ही डरावना लगता है। लेकिन वो शर्मीले किस्म के प्राणी थे जो जितना संभव हो सके इंसानों से दूर रहते थे। इसके लिए मैं उनको दोषी तो नहीं ठहराता, लेकिन लोगों के साथ उनके बेहद कम संपर्क के कारण उनके बारे में कई गलत धारणाएं फैल गईं। ऐसी ही एक आम धारणा ये थी कि वे मुर्गियों और भेड़ों जैसे जीवों का नियमित रूप से शिकार करते हैं। खास करके ये तस्वीर सबूत के तौर पर व्यापक रूप से फैल गई थी। इस एक तथ्य को छिपाने के लिए क्रॉप की गई ये थाइलासीन असल में सलाखों में था। भले ही वो कभी कभार मुर्गियों को मार देते रहे हों, लेकिन
अब ये माना जा चुका है कि भेड़ों का शिकार करने के लिए उनके जबड़े बहुत ही कमजोर थे। फिर भी उस जमाने के लोग अपने खेतों में होने वाली किसी भी दिक्कत के लिए बेचारे थैलासीन को ही दोषी ठहराना शुरू कर देते थे। इसलिए वैन डीमन लैंड कंपनी नामक एक तस्मानियन कृषि कंपनी ने 1830 में ही थैलासीन को मारने पर इनाम घोषित कर दिया था। बहुत ही बुरी बात है ना। लेकिन आगे मामला और ज्यादा बदतर होता चला गया। 1888 में तस्मानिया की सरकार भी इस मुहिम में शामिल हो गई। बेचारे जानवर को मारने पर 1 पाउंड का इनाम दिया जाता था, जो आज लगभग $210 के बराबर है। सरकार ने दावा किया कि तब से लेकर 1909 के बीच कुल 2184 इनाम दिए गए थे, लेकिन मारे गए जानवरों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा थी। इसके चलते ये प्रजाति दोबारा फल फूल नहीं पाई और 1930 तक उनका शिकार किया जाता रहा, जब अंतिम जंगली थैलासीन को एक किसान ने मार गिराया था। लेकिन जंगलों से खत्म होने के बाद प्रजाति अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। दुनिया का आखिरी थैलासीन तस्मानिया के होबार्ट चिड़ियाघर में रहता था, जहां बेचारा एकदम अकेला था। ये कमाल की फुटेज अभी भी मौजूद है, पर अफसोस कि 1936 में यह अनोखी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। आखिरी थैलासीन को बाहर ठंड में छोड़ दिया गया था, जहां अनदेखी के चलते उनकी मौत हो गई। सरकार द्वारा प्रजाति को संरक्षित करने की घोषणा के महज 59 दिन के बाद। कितनी दुखद बात है ना। 1930 के दशक से ही इन जीवों के देखे जाने की खबरें मिलती रही हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं की जा सकी। उन्हें बचाने की मुहिम बहुत ही देर से शुरू की गई और शोधकर्ताओं ने पक्का इरादा कर लिया कि ऐसा दुखद नुकसान दोबारा कभी नहीं होने देंगे। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कई ऐसे संगठन हैं जो प्रजातियों को क्लोन करने की रिसर्च में जुटे हुए हैं। ऐसी एक कंपनी है कोलोजल बायोसाइंसेज, जो थैलासीन के एक संरक्षित नमूने से डीएनए निकालने में सफल रही। उनका मकसद है तस्मेनियन टाइगर को एक दिन फिर से जिंदा करना, उसे उसके कुदरती घर में वापस लाना, मातृभूमि में वापस लाना और दोबारा से फलने फूलने में पनपने में मदद करना। आपका तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। इन प्राणियों को हम इंसानों ने मारा है, तो ये जायज भी है कि हम ही उनको वापस भी लाएं, राइट। पूरी तरह संरक्षित। कभी कभी विलुप्त हो चुके जानवरों को किसी पुरानी फुटेज में नहीं बल्कि साक्षात भी देखा जा सकता है, जिसके लिए आपको स्टारडेस्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। असल में कुछ बेहद दुर्लभ मामलों में जानवर के मरने के बाद कुदरती रूप से मम्मी वो बन जाते हैं। ऐसा तब होता है जब वो हद से ज्यादा ठंड, सूखापन या ऑक्सीजन की कमी सड़न की प्रक्रिया में बाधा डालती है, और सड़ने के बजाय शव बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। इन विशालकाय पंक्षियों मोआ के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। यह विशाल पंखहीन पक्षी 12 फीट तक पहुंच सकता था और न्यूजीलैंड का मूल निवासी था, जहां इनकी 9 प्रजातियां हजारों सालों तक विचरण करती रहीं, जब तक कि हम इंसान नहीं आदम के 13वीं सदी में जब पोलिनेशियाई निवासी यहाँ पर आए तो उन्हें खाने की जरूरत थी और ये पक्षी उनके लिए आसान शिकार साबित हुए। खुद को मानव हमले से बचाने के लिए मोआ के पास कोई उपाय नहीं था और आज से लगभग 600 साल पहले शिकारियों ने उनकी सभी 9 प्रजातियां जो थीं वो मिटा दी। काश कि मैं भी उनको कभी देख पाता। ये मोआ की एक मम्मीकृत टांग है और मैं तय नहीं कर सकता कि यह डरावना ज्यादा या औसम। जो भी हो, इसमें हमें एक झलक मिलती है कि ये प्राणी असल में दिखता कैसा था। पंजा 1987 में न्यूजीलैंड की एक गुफा में केव एक्सप्लोरर्स द्वारा खोजा गया था, जिसमें चमड़ी और गोश्त अभी भी मौजूद था और चीजें भी मिली हैं, जैसे ये मम्मीकृत सिर। ये निश्चित रूप से भयानक है, फिर भी बड़ा ही दिलचस्प है। माना जाता है कि 1943 में यह नमूना न्यूजीलैंड के एक संग्रहालय को बेचा गया था, पर इससे ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आपको चिड़ियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है तो आपके लिए पेश है एक और अनोखी चीज, वुली मैमथ, जो टी-रेक्स के बाद शायद दूसरा सबसे मशहूर एक्स एनिमल है। लगभग 3 लाख साल पहले से लेकर महज 3900 साल पहले तक पृथ्वी पर विचरण करने वाले मैमथ अंततः शिकार और जलवायु परिवर्तन के मिले जुले असर के कारण अपने अंत तक पहुंचे। लेकिन वो जमाना था हिमयुग का, जब दुनिया बहुत ही ठंडी थी, इसलिए मैमथ के मम्मीकृत अवशेष असल में काफी आम है। इसी के साथ मिलिए यूका से अब तक का पाया गया सबसे अच्छी तरह से संरक्षित वुली मैमथ। 2010 में साइबेरिया में खोजी गई ये मादा की मृत्यु करीब 3900 साल पहले हुई थी, जब वो 6 से 8 साल की थी। वो शायद पानी में गिर गई थी, किसी दलदल में फंस गई थी जहां से बाहर ना आ सकी, जिससे उसका पूरा शव जम गया। इतने लंबे समय तक बिना सड़न के पड़ा रहा। सो अगर आप भी अपने 40,000वें जन्मदिन पर ऐसे अच्छे दिखना चाहते हैं तो आपको पता है उसके लिए क्या करना है। लेकिन अगर यूका वास्तव में उतनी पुरानी नहीं है जितना कि हम उसको समझ रहे हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसलिए इतनी अच्छी तरह संरक्षित है क्योंकि मैमथ आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। विलुप्त हो चुके कई दूसरे जानवरों की तरह पिछले कुछ सालों में मोआ और मैमथ के देखे जाने के कई दावे किए गए, जैसे कि ये तस्वीर हाल ही में रेडिट पर पोस्ट की गई। पोस्ट करने वाले का दावा था कि ये उसके किसी फैमिली मेंबर द्वारा ली गई एक पुरानी तस्वीर है, जिसमें एक शिकारी मारे गए मैमथ के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे सभी दावों की तरह ये वाला भी पक्का फर्जी है। बंदे का पैर थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना, और उसके हाथ में पंजे क्यों नहीं है? क्योंकि ये खराब तरीके से बनाई गई एक AI तस्वीर है जिसमें खामियों को छिपाना और इसे पुराना दिखाने के लिए फिल्टर लगाए गए हैं।
वैसे भी अगर आज मैमथ हमारे पृथ्वी पर रह रहे होते तो हमें इसके बारे में जरूर पता होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दुनिया में दोबारा कभी नहीं पनपने वाले, क्योंकि मम्मीकृत जानवर अक्सर डीएनए के बेहतरीन स्रोत होते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे बेहतरीन संरक्षित नमूने मौजूद हैं, इसलिए क्लोनिंग के जरिए दोबारा खड़े किए गए जाने के लिए मोआ और मैमथ दोनों ही बेहतरीन उम्मीदवार हैं। और तो और शोधकर्ता यूका के अवशेषों से बहुत ही खून तक निकालने में सक्षम भी रहे। हम इन प्राचीन जीवों को फिर से जीवित कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन ये विचार निश्चित रूप से बड़ा ही रोमांचक है। आपका क्या सोचना है? क्या हम वुली मैमथ को इस दुनिया में फिर से देख पाएंगे? क्या हमें ऐसी शक्तियों को आजमाना चाहिए? आपको इस नैतिक दुविधा में छोड़ते हुए अब मैं विदा लेना चाहूंगा। इन विलुप्त जीवों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा? क्या लंबे समय पहले लुप्त हो चुके किसी और प्राणी को आप देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो मुझे जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।